हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द कॉमर्स वेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम अब पास आते जा रहे हैं। ऐसे टाइम पर हर एक बच्चा कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक करना चाहता है जो उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करे। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग अपने हर एक होम एग्जाम में जरूर देखते हैं। कर पाते हैं या नहीं कर पाते वो एक दूसरी बात है। और उस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देते हैं। आज की क्लास से जो पहले मैंने क्लास ली थी, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बनाना सीखा था रियलाइजेशन अकाउंट। हमने बात की थी रियलाइजेशन अकाउंट की। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में 99% आएगा ही आएगा। और वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जर्नल एंट्रीज। रियलाइजेशन अकाउंट आता है लेकिन काफी कम है उसके आने की प्रोबेबिलिटी। आने की प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जर्नल एंट्री की। ठीक, अगर आप में से कुछ बच्चों को बेसिक नॉलेज है तो भी वेल एंड गुड। और अगर आपको बिल्कुल भी ये चैप्टर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको कि डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री कैसे होती है, तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। एक बार क्लियर ना हो तो दोबारा देखिएगा, अपने पास इसे नोट कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर एक बुक से एक अलग तरीके से आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन मिलेगी और टॉपिक को सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए आते हैं हम आज के चैप्टर पर, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और आज हम करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जर्नल एंट्री। ये टॉपिक आपको 4 नंबर दिलवाने में हेल्प करेगा। तो करते हैं आज जर्नल एंट्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटे, जर्नल एंट्री करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेके बैठे आप ये ना सोचें बिल्कुल भी कि आपको सब कुछ ऐसे ही रिमेंबर रहेगा, लर्न रहेगा। आपको थोड़ा बहुत अपने पास नोट्स बना के रखने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ उससे हेल्प मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक एम्प्टी बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर अगर आप इस एम्प्टी बॉक्स को देखें तो यहां मैंने लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं यहां पर मानकर चल रहा हूं कि ये जो एम्प्टी बॉक्स है, ये एम्प्टी बॉक्स क्या है, एक रियलाइजेशन अकाउंट है। जो बच्चा पिछली क्लास नहीं देखकर आया है उसके लिए भी बता देता हूं। बेटे, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? जब हम एक फर्म को बंद करते हैं तो हम अपनी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को इस अकाउंट के अंदर डालकर रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का सेटलमेंट करने के लिए। तो आप इमेजिन करिए कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने क्या करा, हमारे पास बिजनेस में बहुत सी एसेट्स होंगी, हमारे पास बिजनेस में बहुत सी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगी। बेटे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब है जो हमें आउटसाइडर को पे करनी है। तो सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि हम अपनी जो भी एसेट्स और जो भी लायबिलिटीज हैं वो उठाकर इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाल दें। अगर मैं अपनी एसेट्स को भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाल दूं और मैं अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी या कोई प्रोविजन है, मान लीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर मैं उनको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं तो आप सोचिए मेरी बुक से एसेट्स का बैलेंस भी गायब हो जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज और प्रोविजन भी गायब हो जाएंगे। और वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर मैं अपनी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करूं, देखिए आप सबको पता होगा कि जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का जो नेचर है, लायबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट होने का। तो अगर आप लायबिलिटीज को खत्म करना चाहते हैं तो आप अपनी सारी लायबिलिटीज को उठाकर कहां डाल दीजिए? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसमें क्या जर्नल एंट्री बनेगी? देखिए, जब आप अपनी लायबिलिटीज को खत्म करना चाह रहे हैं तो लायबिलिटीज को उठाकर आपने कहां डाल दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक,
तो हमारी पहले एंट्री बनेगी, लाइबिलिटीज हो जाएंगी डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यानी कि एक तरीके से जब आपने अपनी सारी लाइबिलिटीज यहां पर ट्रांसफर कर दी, तो आप सोच कर देखिए अब आपकी बुक्स में लाइबिलिटीज की जगह कौन सा अकाउंट क्रिएट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट हो गया। इन द सेम मैनर आपने अपनी एसेट्स भी उठाकर डाल दी थी रियलाइजेशन अकाउंट में। आपको अच्छे से पता होगा कि जो एसेट्स होती हैं, एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। अगर आप अपनी एसेट्स को भी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे तो एसेट्स तो हो जाएगी क्रेडिट और रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट। तो यानी कि क्या हुआ, आपने अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी हैं। तो इस ट्रांसफर से क्या इंपैक्ट आएगा हमारे बिजनेस के ऊपर, इस ट्रांसफर से हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हो जाएंगी हमारे बिजनेस से गायब, और वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी, वो ट्रांसफर हो जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर? पहले आपको इतनी बात समझनी है कि हमने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को खत्म कर दिया, उठाकर कहां डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ट्रांसफर करते हुए भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डू नॉट ट्रांसफर कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि बेटे सोचो रियलाइजेशन अकाउंट में हम उन चीजों को डाल रहे हैं जिन्हें हमें बेचना है, एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। यही तो होता है जब फर्म बंद होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ना तो आप एसेट्स में से कैश को ट्रांसफर करेंगे, ना ही फिक्सटिशियस एसेट। आप जब बैलेंस शीट देखते हैं, और अगर आप में से किसी बच्चे ने बैलेंस शीट ध्यान से ना देखी हो तो आप मेरी प्रीवियस क्लास में जाइएगा, और उस प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पहले बैलेंस शीट समझाई है। तो बैलेंस शीट में जैसे कि P&L अकाउंट का लॉस होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, इन्हें हम एसेट साइड में ट्रांसफर, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लाइबिलिटीज साइड की, तो बेटे पार्टनर का जो लोन है, पार्टनर का लोन भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। तो ये बताइए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या हुआ। हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ कि हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज उठाकर कहां डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एक सोचने की बात है कि सर अब मेरी एसेट और लाइबिलिटीज कहां चली गई, रियलाइजेशन में। अब आपके पास एसेट और लाइबिलिटी नहीं है, एसेट और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में जा चुकी। अब आपको एसेट लाइबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, बस क्या दिखाई दे रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। आप देखिए अगर मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज इस बॉक्स के अंदर डाल दूं और इस बॉक्स को बंद कर दूं, तो आपको केवल ये बॉक्स दिखाई देगा, एसेट और लाइबिलिटी दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब एसेट और लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस हमारी बुक से क्या हो चुका, खत्म। पहली बात ये। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट बात पर आते हैं। अगर हम जर्नल एंट्रीज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए जब हमारी फर्म बंद होती है, आप सोचिए अगर आप कोई अपना बिजनेस बंद करें तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी जो एसेट्स हैं, जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको डिस्पोज ऑफ करेंगे, बेच देंगे। कोई बेच देंगे, कोई अपने पार्टनर को दे देंगे, कोई उठाकर क्रेडिटर्स को दे देंगे। तो आप उन एसेट्स को, उन लाइबिलिटीज को खत्म कर देंगे। सबसे पहला काम एसेट्स खत्म करेंगे आप। अब जरा देखते हैं अगर आप एसेट्स को खत्म करते हैं, एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप उन एसेट्स को नगद में बेच सकते हैं। आपने अपना फर्नीचर है, प्लांट है, स्टॉक है, मशीन है, उसे उठाकर आपने बेच दिया। अब आप सोचिए कोई सी भी एसेट अगर आपने बेची है तो ध्यान से देखिएगा और अपने पास नोट भी कीजिएगा। अगर मैं एसेट बेचता हूं तो बताइए एंट्री क्या होती है, मेरे पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू। आपने मान लीजिए फर्नीचर सेल आउट कर दिया तो नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश आ गया और फर्नीचर चला गया। यही तो होती है जर्नल एंट्री, नॉर्मल जर्नल एंट्री। लेकिन आप एक बात सोचकर देखिए कि जब मैंने इस फर्नीचर को ऑलरेडी कहां पर ट्रांसफर कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो मैं इस फर्नीचर को यहां से हटा दूंगा और इस फर्नीचर की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, यहां पर मुझे यहां पर लिखना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो एसेट कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आप कोई भी एसेट बेचें, आपने स्टॉक बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, लेकिन स्टॉक तो तुम्हारे पास है ही नहीं, स्टॉक तो तुम पिछली एंट्री में पहले ही कहां पर ट्रांसफर कर चुके हो, रियलाइजेशन अकाउंट में।
तो बेटे जब भी आप कोई एसेट बेचो तो एंट्री आपकी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देगी कहीं से आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर हम सेकंड बात करें, अगर हमारी वो एसेट हमने सेल नहीं की, वो एसेट हमने अपने पार्टनर को दे दी, ठीक, तो मैं पार्टनर को पी से डिनोट कर देता हूं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि आपने ए को, बी को, सी को, किसी को भी एसेट दे दी तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और टू, सपोज करो आपने उसे कहा कि भाई ये फर्नीचर तू ले जा, या वो कह रहा है कि भाई ये फर्नीचर तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये फर्नीचर मैं लेके जा रहा हूं, तो वो फर्नीचर आपने उसको दे दिया। तो अगर आप उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू कर देंगे यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर फर्नीचर आपने उसको दे दिया तो आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो गया डेबिट, और अगर आप यहां पर लिख दें टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक। अब एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया, कहता सर यहाँ फर्नीचर क्यों लिख रहे हो आप? मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? कहता सर ये फर्नीचर तो ऑलरेडी आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बेटे इस फर्नीचर की जगह, इस फर्नीचर को मैं यहां से हटा दूंगा और इस फर्नीचर की जगह में क्या लिख दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको मेरी बात यहां तक क्लियर हुई होगी। तो जब भी आप अपनी एसेट्स को अगर आप कैश में बेच रहे हैं तो भी, और अगर वो कोई पार्टनर लेकर जा रहा है तो भी, तो क्या एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर आपने एसेट किसको दे दी, अपने क्रेडिटर्स को। अब जरा 2 मिनट के लिए पहले कॉमन सी एंट्री बनाते हैं। मेरा एक क्रेडिटर मेरे पास आया, कहता भाई साहब मुझे पता चला आप अपनी फर्म बंद कर रहे हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, तो लाओ मेरे पैसे दो। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास पैसे तो है नहीं, जब होंगे दे दूंगा। तो कहता भाई एक काम करता हूँ, मुझे आपका ये फर्नीचर बहुत अच्छा लग रहा है, तो पैसों के बदले में आपका फर्नीचर लेके जा रहा हूं। तो जरा इसकी कॉमन सी एंट्री बनाओ पहले आप। अगर मैंने अपने क्रेडिटर्स को फर्नीचर दे दिया तो क्रेडिटर्स तो हो जाएंगे डेबिट और टू हो जाएगा फर्नीचर, करेक्ट। अब फिर से मुझे एक बच्चे ने याद दिलाया, कहता सर एक बात बताओ, हमने क्रेडिटर्स भी और फर्नीचर भी दोनों कहां पर ट्रांसफर कर दिए थे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपको यहां पर दोनों की जगह ही क्या लिख देना चाहिए, क्रेडिटर की जगह भी रियलाइजेशन और फर्नीचर की जगह भी रियलाइजेशन। तो इसका मतलब अगर मैं किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए अपने पास से एसेट दे देता हूं तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि वो दोनों आपस में ही सेटल हो जाएंगे। ना तो फर्नीचर से कुछ आएगा, ना क्रेडिटर को कुछ देना पड़ेगा। तो आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर आप एसेट कैश में बेचते हैं तो कैश टू रियलाइजेशन, अगर कोई पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगर कोई क्रेडिटर ले जाता है तो उस केस में कोई भी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। अब अगर हम अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करना चाहें, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सी, हमारे पार्टनर के लोन को छोड़कर, क्रेडिटर, बैंक लोन, एज वाइफ, बीज ब्रदर, कोई भी हमारे लिए लाइबिलिटी हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कोई सी भी ऐसी लाइबिलिटी है जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं पेमेंट की, ठीक है। तो चलिए अब पेमेंट की एंट्री पे आते हैं। अब सबसे पहले हो सकता है मेरी जो भी लाइबिलिटी है, जो भी मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, मैंने उन्हें नगद में पैसे दे दिए। फर्म क्या हो रही है, बंद। फर्म बंद होने पर हमने सबसे पहले क्या करा, सारी एसेट और एक्सटर्नल लाइबिलिटी उठाकर कहां डाल दी, रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर हमने अपनी एसेट्स बेच दी। एसेट्स बेचकर आपके पास पैसा आया होगा, पैसा आने के बाद आप क्या करोगे, अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे। तो अगर आप लाइबिलिटीज का पेमेंट कैश में करते हो, मान लो आप अपने क्रेडिटर को कैश देते हो, तो एक नॉर्मल जर्नल एंट्री अगर बने जब आप फर्म बंद ना कर रहे हो तो बनती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर हो गया रिसीवर और कैश हो गया गोज आउट। लेकिन अभी अभी कुछ मिनट पहले हमने अपने क्रेडिटर्स को, अपनी लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर करा था, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहां पर हम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखने की बजाय क्या लिखेंगे,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा किसकी जगह, क्रेडिटर की जगह। यानी कि आप सोचो, इमेजिन करो इस रियलाइजेशन के पीछे कहीं बैकग्राउंड में क्रेडिटर वर्ड छुपा हुआ है, तो रियलाइजेशन हटाओगे तो पीछे से क्रेडिटर निकल कर आ जाएगा। तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री हो गई। क्लियर, जब हम अपने लाइबिलिटी वालों को कैश में पे करें। नेक्स्ट आते हैं पेड बाय द पार्टनर। अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट पार्टनर ने कर दिया, पार्टनर कह रहा भाई तुम टेंशन मत लो, इसकी लाइबिलिटी मैं अपने आप पे कर दूंगा, तो बेटा ये बताओ सारी लाइबिलिटी कहां जा चुकी, रियलाइजेशन में। अगर सपोज करिए बी अपनी वाइफ के लोन का पेमेंट कहता है कि मैं कर दूंगा, तो बेटे बी की वाइफ का लोन तो ऑलरेडी कहां जा चुका, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहां पर भी हम इंडिविजुअल किसी लाइबिलिटी का नाम ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट और टू कर देंगे कैश अकाउंट। आई होप यहां तक की बात भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, गिवन एसेट। अगर मैंने किसी लाइबिलिटी होल्डर को पे करने के लिए क्या दे दी, उसे एक एसेट दे दी, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको। तो पिछली एंट्रीज भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो अगर आपको एसेट दे रहे हैं उसको, तो कोई भी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। यहां तक की बात क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। मैंने अभी आपको बताया कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में केवल एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। बेटे एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब पार्टनर के लोन को छोड़कर बाकी सब चीजें हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम पार्टनर के लोन का पेमेंट करें, देखिए सिंपल, दोबारा से बताता हूं। पहले हमने अपनी एसेट्स को रियलाइजेशन में डाला, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में डाला, एसेट्स को बेच दिया या पार्टनर ले गया, लायबिलिटीज की पेमेंट हमने कर दी। अब बेटे अगर हम बाहर वालों का पेमेंट कर चुके, तो अब हमें घर के लोगों का भी तो पेमेंट करना चाहिए अगर हमने उनसे लोन ले रखा है तो अब बात आती है पार्टनर लोन की। मेरी तरफ से आप 100% लिख लीजिए, 2023 में इस पॉइंट पे आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा जरूर। आगे चलते हैं, अब जरा देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन होती है। मैंने यहां पर लिखा कि फॉर एग्जाम्पल पार्टनर का लोन 10,000 रुपीज है, और एक बात ध्यान रखते हैं, पार्टनर का जो लोन है हमने ट्रांसफर नहीं किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, सही है। ये जो है नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, यानी कि वो जो पीछे बॉक्स था उस बॉक्स के अंदर पार्टनर का लोन मैंने ट्रांसफर नहीं किया था। तो फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट कैसे होगा, पार्टनर के लोन का पेमेंट पार्टनर के लोन के नाम से ही होगा। मान लीजिए मैंने बी से लोन ले रखा है, तो बी कहेगा भाई साहब मेरे भी तो पैसे दो, तो मैं कहूंगा ठीक है, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात। लेकिन छोटी सी एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहां पर 3 सिचुएशन में आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले मान लीजिए लोन था 10,000 रुपए का और मैंने उसे पे भी करे केवल 10,000, 10 का लोन 10 पे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और आपने कैश दे दिया तो टू कैश अकाउंट। बेटे कैश की जगह आप बैंक में लिख सकते हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात बड़ी सिंपल है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, सर अगर हमने सपोज करो थोड़ा सा बेचारे हमारे पार्टनर को रहम आ गया, कह रहा चलो यार 10 का लोन था तुम 9 ही दे दो, हमने कहा ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटे, मैंने पार्टनर का लोन पे करा, पार्टनर का लोन कितना था 10, और मैंने उसे पे कितना करा, मैंने उसे पे करा 9। तो कहीं ना कहीं बेटे यहां मैंने से मतलब है फॉर्म से। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये बेसिक अकाउंट की बात है, आपने 11th के लेवल पर भी सीखी होगी। हमेशा माना जाता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं, और हम जो भी यहां पर कर रहे हैं वो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस ने अपने पार्टनर को 10 की जगह 9,000 रुपए देकर सेट कर दिया कि भाई ठीक है 10 की जगह 9,000 रुपए रख लो। कहीं ना कहीं फर्म को फायदा हुआ है। तो बेटे फर्म का जो फायदा है, अब आपने सारे अकाउंट तो खत्म कर दिए, एसेट खत्म कर दी, लाइबिलिटी खत्म कर दी, एक अकाउंट जिंदा बचा है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है बेटे ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब अगर आपको कोई फायदा नुकसान हो रहा है कहीं पर भी, तो वो फायदा नुकसान भी वहीं पर शो होता है। तो हमें यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमें फायदा हो रहा है,
तो जो फायदा हो रहा है उसे भी मैं कौन से अकाउंट में पहुंचा दूंगा, मैं उसे पहुंचा दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में 1000 रुपीज। क्लियर? जो भी एंट्रीज मैं आपको समझा रहा हूं वो एंट्रीज तो आपको हर किताब में मिल जाएंगी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है वो आता है इन एंट्रीज की कॉकटेल बनाकर। वो क्या करता है, ऐसी सीधी सीधी एंट्रीज नहीं देता, उसके अंदर थोड़ा मिर्च मसाला लगा देता है, मिला देता है दो चार चीजों को आपस में, और फिर आपको तोड़ तोड़ के उसे देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको कराऊंगा जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस, तो वो क्लास हर बच्चा बहुत ही ध्यान से देखना। जितनी भी मैं आपको एंट्रीज की प्रैक्टिस कराऊंगा, अगर भगवान ने साथ दिया तो उनमें से ही कोई ना कोई एंट्री आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अगर 10 की जगह हमने पेमेंट करा 12,000 का, तो सर देखो पार्टनर का जो लोन था सर वो तो 10,000 ही है, वो हमसे कह रहा है 12,000 रुपए दो। बेटे कुछ भी हो सकता है ब्याज ब्याज लग गया हो, कुछ इंटरेस्ट लग गया हो, तो हमने उसे पे करा 12,000, ले भाई 12,000 ले ले। अब ऐसे केस में तो हमें नुकसान हो रहा है, तो बेटे वो नुकसान भी कौन से अकाउंट में शो होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। आती है बात समझ में? रियलाइजेशन अकाउंट में वो शो होगा। इसमें आप ये सोचो पार्टनर लोन को अलग से हमें ट्रीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। बेटे इस चैप्टर के अंदर जो आप कॉमन जर्नल एंट्री सीखते हो वो कॉमन जर्नल एंट्री नहीं बनती। बच्चा सोचता है जो मैंने 11th में करा था वही वाली जर्नल एंट्री में यहाँ पे बना दूंगा। एसेट बेच दी तो मैं कह दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो मैं कह दूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे ऐसा नहीं होता, ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंस है। जब हम अपनी फर्म बंद करते हैं तो यहाँ पर जर्नल एंट्री भी थोड़ी स्पेशल ही होती है। इन्हें आप अपने पास नोट कीजिए, इनको लर्न कीजिए, तो ही आपको कुछ समझ में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है जब हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो कुछ खर्चे भी होते हैं। ठीक, तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस के बारे में। ठीक, तो अब डिसॉल्यूशन यानी कि फर्म को बंद करने का कुछ खर्चा भी होता है। अब हमारे सिलेबस में 5 तरीके से इसे डील करा जाता है। 5 टाइप की जर्नल एंट्रीज इसमें आपसे पूछी जाएंगी। करेक्ट? अब जो सबसे पहले टाइप की जर्नल एंट्री है डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। बेटे बिल्कुल ध्यान से मेरी एक बात सुनना, मैंने अभी एक अकाउंट का नाम लिया था जिसका नाम था रियलाइजेशन। पिछली क्लास में बहुत डिटेल में बताया मैंने इसके बारे में। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, फर्म का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब जिसमें खर्चे आते हैं। आप बिल्कुल दिमाग में एक बात अच्छे से ठान लो, अगर कोई भी खर्चा फर्म के ऊपर पड़ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो। ठीक, अब ये खर्चा जब तक कुछ नहीं कहा जाता तो फर्म बंद हो रही है, खर्चा भी फर्म ही करेगी, तो यहां पर एंट्री बन जाती है आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन हो जाता है डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन हो गई जब खर्चा कौन करता है, फर्म खुद ही करती है। जो भी अमाउंट गिवन होती है वो हम यहां पर लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका, अगर सपोज करिए जो डिसॉल्यूशन एक्सपेंस है वो कोई पार्टनर पे कर दे। मान लीजिए लिखा हुआ आता है कि डिसॉल्यूशन एक्सपेंस 10,000 है और वो डिसॉल्यूशन एक्सपेंस पे कर दिए हैं हमारे पार्टनर ने। तो बेटा देखिए खर्चा तो फर्म का ही है, अब भी भाई खर्चा तो अब भी फर्म को ही करना है, और वो पे किसने कर दिया, पार्टनर ने। तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सारा खर्चा रियलाइजेशन के सिर पे, और 2 किसने पे करा, जिस भी पार्टनर ने पे करा हम उस पार्टनर का नाम यहां पर लिख देते हैं। आई होप यहां तक की बात भी पे आप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सुनिएगा, फर्म ने पे कर दिया पार्टनर के बिहाफ पर। इसको समझाने से पहले छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 बच्चे आए, एक का नाम ए एक का नाम बी, आपस में झगड़ा हो रहा था। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो ए कहने लगा कि सर मैंने ना इस बी से पैसे लेने और ये बी मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, दे देगा बाद में। तो उसने कहा कि नहीं सर मुझे तो अभी बहुत जरूरत है और मुझे पैसे चाहिए। ठीक, तो ए ने बोला कि सर एक काम करो,
आप जो है, बी ने बोला मुझसे कि सर एक काम करो, आप ए को पैसे दे दो मेरे तरफ से। बी ने पैसे देने थे ए के। बी ने मुझसे कहा कि सर एक काम करो, आप ना ए को पैसे दे दो, मेरी तरफ से दे दो, मैं आपको दे दूंगा। अब आप सोचकर देखो, मैंने बी की तरफ से पेमेंट करा है, तो मैं तो अपनी बुक्स में यही मानूंगा ना कि मैंने पैसे किसको दिए हैं, बी को। कल को मुझे किससे मांगने हैं, बी से मांगने हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हैं, तो डेबिट वो पर्सन होगा जिसके बिहाफ पर आप पे कर रहे हैं। अगर फर्म पार्टनर की तरफ से पैसे पे कर रही है, तो फर्म तो ये मानकर चलेगी कि वो पैसे उसने किसको दे दिए, पार्टनर को दे दिए अपने। तो यहां पर तीसरी एंट्री बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपने पास बेटे नोट जरूर कीजिएगा प्लीज, ठीक है। अगर कोई बच्चा वो है जो हमारी ही क्लासेस का बैकअप ले रहा है, देख रहा है, तो भैया वो नोट्स आपके पास होंगे, आप उन नोट से एक बार दोबारा से देख लीजिए चीजों को। नेक्स्ट आते हैं, वन पार्टनर पेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर। एक पार्टनर ने दूसरे के बिहाफ पर पे कर दिए। सपोज करिए ए ने पे कर दिए बी के बिहाफ पर, बी के कहने पर, ये एक अलग ही एंट्री है। ए ने पे करे तो ए को हम यहां पर क्या कर देंगे, तो जिसके बिहाफ पर पे करे उसको तो हम कर देंगे डेबिट, तो बीस कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट और ए को कर देंगे क्रेडिट। ऐसा मानेंगे कि हम ए बी के अकाउंट से पैसे काटेंगे और ए को पैसे दे देंगे, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एंड बोर्न बाय पार्टनर। बेटे कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब अपनी पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, तो उसमें हम ये लिख देते हैं कि भाई ऐसा है, जो भी फर्म बंद कराने की बात करेगा पैसे भी वही देगा फर्म को बंद कराने के। तो अब जो भी फर्म बंद करा रहा है खर्चा उसी को करना है, फर्म के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं आ रहा, तो ऐसे में हमें कोई भी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अब इसके अंदर एक पॉइंट और आता है, कभी कभी फर्म अपने ही पार्टनर को अपॉइंट कर लेती है कि भाई फर्म को बंद कराने का सारा काम तुम कर देना। तो ऐसे केस में ये सेम एंट्री बनती है और उसे मिलता है कुछ कमीशन। फर्म पेड कमीशन टू पार्टनर। तो उस केस में भी यही सेम एंट्री बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है डेबिट और ये पैसे किसको मिल जाते हैं, पार्टनर को मिल जाते हैं। अब एक्चुअल में जो भी खर्चा होगा, मान लीजिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा और फर्म को बंद कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो अब आगे एक्चुअल में कितना भी खर्चा हो रहा है वो तो पार्टनर को पे करना है, उससे फर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो फर्म तो अपने आप उसी की एंट्री बनाएगी ना जो फर्म पे कर रही है। मान लो फर्म ने आपको 10,000 रुपए दिए, तो फर्म तो उसकी एंट्री बनाएगी। आगे आप 12,000 दे रहे हैं, 8,000 कर रहे हैं खर्चा, फर्म को उससे कोई मतलब नहीं है। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। अब इस तरीके की इलस्ट्रेशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है आपका इंटरेस्ट बने। ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और इन क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि बेटे जो हमने अभी पढ़ लिया वो केवल पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक। जब तक आप चीज खुद नहीं करते तब तक आपको वो नहीं आएगी। तो कृपया करके इस क्लास को अच्छे से आप अटेंड करें, इसके नोट्स बना लें अपने पास, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले एक बार आप इस क्लास को अच्छे से समझ लें, अच्छे से अपने पास नोट कर लें। किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास आपको दूं तो नेक्स्ट क्लास से पहले आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करा दूं। नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा वो, ठीक है। और आप अपने अपने कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व कराना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपनी क्लास में वो भी करा दूं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। बेटे जैसे ऐसे एग्जाम पास आते हैं तो आपको भी अपना सिंसियरिटी लेवल बहुत बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज आपकी पूरी लाइफ की जो मेहनत है अब तक जो आपने करी है 11 साल तक, वो खराब हो जाएगी। सीयूईटी आपको नेक्स्ट टाइम देना है, नेक्स्ट ईयर आपको, नेक्स्ट ईयर भी क्या, अब आपको 2 महीने बाद सीयूईटी एग्जाम भी देना है। सीयूईटी से रिलेटेड जो भी मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ, जो आपको अवेयरनेस देने के लिए जो मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ, आप उन्हें भी देखिए। अगर उनसे भी रिलेटेड कोई आपका इशू हो तो आप
मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक की क्लास क्लियर होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।